सभी को नमस्कार भाई। आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है करियर ऐप पर। कैसे हैं नटखट प्यारे प्यारे छोटे छोटे बंदर, सभी का दिल से स्वागत है। नमस्कार भाई मनीष, हेलो अरमान, योगेश, भूपेंद्र, कैसे हैं मेरे भाई? बढ़िया, बिंदास, टेंशन फ्री, कोई नाराज परेशान? नमस्कार नमस्कार सारे सज्जन दोस्तों को नमस्कार। आज हम आप सभी के साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी चीज जिसे हम कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं एडवर्ब। आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ फटाफट से। एडवर्ब हम किसे कहते हैं? ठीक है जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सब बढ़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी के प्यार में मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है ना जी। एडवर्ब की डेफिनेशन बता दूं थोड़ी सी पहले आप लोगों को। एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज, क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है। अब मेरे बच्चों, अगर हम ध्यान से समझने का काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो। एडवर्ब अपने आप में एक ऐसा शब्द होता है, ध्यान से समझने का काम करेंगे खुशी, भूपेंद्र, प्रतिम, आदित्य, चलिए चलिए पढ़ने पर दिमाग लगाते हैं। ठीक है। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो क्वालिफाई करने का काम करता है। अब आप कहेंगे सर क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? क्वालिफाई का मतलब होता है बाबू एड्स टू द मीनिंग, एड्स टू द मीनिंग, यानी कि किसी के अर्थ में विशेषता पैदा करता है या किसी के अर्थ को खास बनाता है, किसी अर्थ में जोड़ने का काम करता है कुछ और खास अर्थ। ठीक है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्वालिफाई। विशेषता बताने का मतलब ये होता है कि उसके अर्थ में एक खास अर्थ जोड़ देता है। ठीक है। ओके, चलिए भाई एक काम करते हैं, एडवर्ब तो समझ आ ही जाएगी। पहले मैं आपके सामने ना 5 सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, 5 सेंटेंसेस ध्यान से पढ़कर देखो। ठीक है। अब आपके सामने लिखे हुए इन सभी के सभी सेंटेंसेस को थोड़ा सा ध्यान से पहले आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। पहले आप लोग इन सारे के सारे लिखे हुए सेंटेंसेस को मेरे बच्चों ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। जब आप इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को ऑब्जर्व कर लोगे, एक बार ध्यान से अगर पढ़ लोगे, तो पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि किसी भी लिखे हुए वाक्य में कहां किस तरह से कौन सा शब्द काम करता है। पढ़ो भाई ध्यान से। आपने जब ये पांचों के पांचों वाक्य पढ़े तो आपको एक बात समझ में आएगी कि सर हर एक शब्द को लगभग लगभग अब हम पहचानते हैं। राहुल सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि अपने आप में एक नाउन है। रैन दौड़ने का काम किया है, यानी कि ये अपने आप में एक एक्शन वर्ब है। ठीक है। राहुल कैसे दौड़ा? आपने कहा फास्ट दौड़ा, यानी कि इस लिखे हुए फास्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये फास्ट इस एक्शन के होने का तरीका बताता है, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई करने का ये जो शब्द है हमारे सामने एक एडवर्ब बन गया। वर्ब को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या कहलाएगा भाई? एडवर्ब कहलाएगा। अरे हाँ ना। आगे हमारे सामने लिखा है श्रेया इज नॉट रीडिंग अ बुक। श्रेया हमारे सामने सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि नाउन है। इस अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर रीडिंग अपने आप में एक मेन वर्ब है और ये हो गया इसी लिखी हुई रीडिंग का ऑब्जेक्ट जो कि एक नाउन है। ये इस नाउन के लिए यूज किया जाने वाला एक प्यारा सा आर्टिकल है। अब अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं ये नोट किसके लिए यूज हो रहा है, क्या बता पाएंगे मुझे? बताओ बेटा। तो आप कहेंगे सर ये नोट किसी और के लिए नहीं है, इस लिखी हुई वर्ब के लिए काम कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं नोट श्रेया के लिए यूज कर रहा है तो आप कहोगे नहीं सर श्रेया नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। नोट किताब के लिए यूज हो रहा है, आप कहोगे नहीं सर, आप कहोगे सर रीडिंग के लिए, कि वह पढ़ रही है, इस पढ़ने के एक्शन को ही क्वालिफाई कर रहा है नोट, इसी की वजह से ये अपने आप में एडवर्ब हो गया है। करेक्ट है बेटा? हाँ कि ना? अगला सवाल सामने है, शी हैज रियली वेरी गुड मैनर्स। देखो बच्चों अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, कहानी में क्या फर्क है। कहानी में फर्क ये हुआ भाई कि अगर हम किसी लिखे हुए नाउन की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं इस नाउन की विशेषता बताने वाला ये जो शब्द है वो क्या होगा? एडजेक्टिव। अब अगर इसी एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द की हम बात करेंगे तो आप कहोगे सर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होगा। अगर मैं इसी एडवर्ब की विशेषता फिर से बताना चाहूं तो एडवर्ब की क्वालिफिकेशन एडवर्ब बता सकता है। तो ये तो प्यारी सी चेन बन गई। ये तो एक प्यारी सी चेन बन गई। क्या बन गई भाई? ये एक बहुत ही प्यारी सी चेन बन गई कि नाउन से पहले उसे क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले उसे क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब और एडवर्ब से पहले क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब की जरूरत है। तो मेरे प्यारे छोटे छोटे बंदरों, इस सवाल को ध्यान से देखोगे तो मजा आएगा। शी हैज रियली वेरी गुड मैनर्स। आप कहेंगे शी अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, हैज अपने आप में एक मेन वर्ब है। शी हैज व्हाट, आपने कहा मैनर्स, अपने आप में ये हो गया नाउन, कायदे से ये काम कर रहा है इस वर्ब के ऑब्जेक्ट का। सर कैसी मैनर्स है, व्हाट काइंड ऑफ मैनर्स? आप कहेंगे गुड, तो गुड अपने आप में क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। कितनी मैनर्स है, मतलब आप कहेंगे कितनी अच्छी, आप कहेंगे जी बहुत अच्छी, तो यार एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब हो गया। अब मैं कहूंगा सर इसी लिखे हुए वेरी को क्वालिफाई कर रहा हो सकता है या गुड को क्वालिफाई कर रहा हो सकता है, तो ये भी अपने आप में क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है। बात कुछ समझ आए मेरे बच्चों को? हाँ कि ना? अरे प्यार से जरा बोलो। ठीक है। अच्छा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपके सामने दो बातें लिख रहा हूं। ठीक है ना? इन दोनों को ध्यान से पढ़कर देखना, एक छोटी सी बात गहराई से समझ आएगी। बाबू इन दोनों की दोनों बातों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बोलो प्रतिम क्या परेशानी बेटा? इन दोनों बातों को ध्यान से पढ़कर देखेंगे तो आपको एक प्यारी सी बात समझ में आएगी कि सर यहाँ इस फ्रेंड की जो बात कही गई है, ये फ्रेंड अपने आप में नाउन है। ठीक है। कैसा फ्रेंड है? आपने कहा इंडियन, तो फ्रेंड से पहले ये जो इंडियन आया ये एडजेक्टिव है। फ्रेंड ही कैसा है? डियर है, यानी कि नाउन को ही क्वालिफाई करने वाला ये भी अपने में एडजेक्टिव है। फ्रेंड किसका है? आपको सर फ्रेंड के लिए ये माई यूज हुआ है, ये भी अपने में एडजेक्टिव है। अरे हाँ ना? कुल मिलाकर पहली बात से क्या समझ में आया? इस माई का डियर से लेना देना नहीं, इस डियर का इंडियन से लेना देना नहीं, इस माई का इंडियन से लेना देना नहीं। ये तो सारे के सारे अलग अलग शब्द हैं जो नाउन के लिए यूज किए गए हैं और इसी नाउन से ठीक पहले, इसी नाउन से ठीक पहले ये सीक्वेंसिंग आपने ओसस फॉर्म के नाम से पढ़ी है। समझ रहे हैं? लेकिन जब दूसरे फ्रेज को हमने ध्यान से समझने का काम किया, दूसरा फ्रेज हमें क्या समझाता
है? थिंकर्स अपने आप में नाउन है। व्हाट काइंड ऑफ थिंकर्स? तो आप कहेंगे सर जी व्हाट काइंड ऑफ थिंकर्स? इस थिंकर्स को क्वालिफाई करने वाला ये जो ग्रेट है ये अपने आप में एडजेक्टिव है। ये जो ग्रेट है अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है ना? अब इस रियली का इस थिंकर से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना जी। तो हकीकत में ये जो ग्रेट के लिए यूज हुआ है इसी की वजह से ये क्या हो गया अपने आप में एडवर्ब हो गया, हाँ कि ना? मेरी बात समझ रहे हैं भाई? भाई ध्यान से समझना, इस रियली का इस नाउन से कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट है। लेकिन अगर बात को हम ध्यान से समझेंगे बेटा तो इस नाउन के लिए यहाँ पर ये जो आर है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है भाई, ये अपनी जगह सही काम कर रहा है। क्या आप कुछ बात को ध्यान से समझ पा रहे हैं? हाँ कि ना? क्या आप इस बात को ध्यान से समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा? ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक बार फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करो। ऊपर लिखी हुई चेन को एक बार फिर से समझना बाबू। इस लिखे हुए नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव कर रहा है, इस एडजेक्टिव की विशेषता ये एडवर्ब, इस एडवर्ब की विशेषता ये एडवर्ब। जबकि इस लिखे हुए सीक्वेंस को अगर हम दूसरे को देखेंगे ध्यान से तो हमें समझ में आता है कि किसी भी लिखे हुए एक नाउन के लिए सर ये भी एडजेक्टिव इस नाउन के लिए, इससे पहला एडजेक्टिव भी इसी नाउन के लिए, उससे पहला एडजेक्टिव भी इसी नाउन के लिए, इसी नाउन के लिए हम एडजेक्टिव का सीक्वेंस ओसस फॉर्म से कितना भी बना सकते हैं। अच्छे से बात समझ में आ गई? प्रतिम बरुआ बेटा यहाँ तक की बात अच्छे से समझ आ गई? कोई नाराजगी किसी तरह की, शैतानी कोई मन में? अब बाबू अगले सवाल पर आओ, ठीक है ना? ये दोनों सीक्वेंसिंग आपको ध्यान रखनी, इन सीक्वेंसिंग के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे गलत हो जाते हैं और ये तो पूछा ही जाता है पेपर में बेटा। गांधी वाज अ हाईली इंटेलिजेंट स्टेट्समैन, समझते हैं? गांधी आप सभी लोग जानते हैं, सब्जेक्ट हो गया नाउन, सब्जेक्टिव केस। वाज अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है। गांधी वाज क्या थे? गांधी आपने कहा स्टेट्समैन, स्टेट्समैन अपने आप में क्या है? आप कहेंगे सर नाउन है, कायदे से यहाँ पर इस लिखे हुए ओ माय गॉड नाउन है, ऑब्जेक्ट नहीं है। नाउन की जगह ये क्या हो गया है? अपने आप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गए हैं, है ना सर? गांधी के बारे में क्या बताया गया है कि सर वो एक स्टेटमेंट थे, ठीक है जी। अब इस नाउन की विशेषता क्या बता दी आपने? इंटेलिजेंट। तो नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव है। हाईली का स्टेट्समैन से कोई लेना देना नहीं है, हाईली का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। हाईली किसको क्वालिफाई कर रहा है? इंटेलिजेंट को, इसी वजह से एडवर्ब आया है ना। और इसी लिखे हुए नाउन की वजह से हम लोगों ने यहाँ पर इस आर्टिकल ए का प्रयोग किया। सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई बेटा? ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है भाई? इजी हो गया बेटा? अब भाई इस सवाल की बात कर रहे हैं। आपसे किसी ने पूछा कैन यू हेल्प मी? देखो बच्चों ये हमारे सामने एक मॉडल एक्सिलरी है, ये हमारे सामने सब्जेक्ट है, ये इस मॉडल एक्सिलरी की वर्ब है जिसे हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, और ये इस लिखा हुआ वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है जो कि कायदे से प्रोनाउन है, ठीक है ना। जब आपने किसी से कहा कैन यू हेल्प मी, सामने वाले ने आपको जवाब दिया यस, तो इस यस का मतलब क्या होता है? इस यस का मतलब क्या होता है भवानी सिंह भाई? है इस यस का मतलब सामने वाले को समझ में आएगा आई कैन हेल्प यू, आप ये कहना चाहते हैं। इस यस से आपको क्या समझ में आता है? आप कहना चाहते हैं आई कैन हेल्प यू। अरे हाँ ना, यानी कि कभी कभी एक एडवर्ब जो है ना हमारे सामने लिखे हुए पूरे के पूरे वाक्य का अर्थ हमें बताने का काम करता है। क्या कहा मैंने? कभी कभी एडवर्ब जो होती है ना छोटू भाई, कभी कभी एडवर्ब हमारे लिखे हुए वाक्य का पूरा वाक्य का मैं कहूं तो पूरे के पूरे वाक्य का अर्थ हमें बताने का काम करता है, समझ रहे? पूरे वाक्य का अर्थ भी क्वालिफाई करने का जब ये काम करता है तो ऐसे मामले में दोस्तों ये एडवर्ब एक पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने का भी काम कर देती है, ठीक है ना। यहाँ पर इसी की वजह से और अ कंप्लीट सेंटेंस मुझे लिखना पड़ेगा, और अ कंप्लीट सेंटेंस ये पूरे के पूरे वाक्य को भी क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक की बात सबको अच्छे से समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? तो एडवर्ब के बारे में हमें समझ आया कि किसी भी लिखे हुए वाक्य में एडवर्ब जो होती है ना वो कैसे काम कर सकती है, ठीक है भाई? हाँ कि ना? यहाँ तक की बात कुछ समझ में आई? अच्छा बेटा, दो कंक्लूजन तो हमारे सामने आ गए हैं, दो कंक्लूजन तो हमारे सामने आ गए हैं। एक आपके दिल पे ये लिख दिया, एक आपके दिल पर ये लिख दिया। अब दो बातें और आपके दिल पर मेरा मन कर रहा है लिख दूं, हालांकि मुझे पता है आप मना करोगे लेकिन मैं फिर भी नहीं मानूंगा क्योंकि मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। अब देखो बेटा, इन चारों पांचों सेंटेंसेस से हमें एक चीज समझ में आई। क्या समझ में आई? एडवर्ब की अगर हम बात करते हैं तो एडवर्ब या तो वर्ब के पहले लिखी हुई हो, हाँ कि ना, या फिर वर्ब के बाद लिखी हुई हो, ठीक है। एडवर्ब की खास पहचान क्या है? या तो एडवर्ब वर्ब से पहले लिखी हो, उस नोट को ध्यान से देख लेना, है ना, या वर्ब के बाद लिखी हो, उस रैन को ध्यान से देखना। बात समझ में आ गई? है ना। या फिर अगर एडवर्ब की हम बात करते हैं तो वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव के नजदीक लिखी हुई हो, बात खत्म। अरे हाँ ना, चारों पॉइंट्स का ध्यान रख लोगे बेटा। ये जो मैंने अंडरलाइन डबल की है ना, समझ लेना बेटा, यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एडवर्ब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेट हो गया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो भाई अब थोड़ा सा हमने इसका माहौल सेट कर लिया है, इंट्रोडक्शन समझ लिया है, अब धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ठीक है जी। तो पहले एक काम कर लेते हैं, एडवर्ब के कुछ टाइप्स आपके साथ समझ लेते हैं ना। टाइप्स का मतलब होते हैं बाबू प्रकार, ठीक है। तो प्रकार के हिसाब को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और इस प्रकार में हम सबसे पहले आप सभी के साथ समझने का काम करते हैं सिंपल एडवर्ब्स। सिंपल एडवर्ब्स का मतलब क्या होते हैं? जो बिल्कुल सिंपल होती है, ठीक है ना, साधारण होती है, आसानी से पहचानी जा सकती है, किसी एक ही वाक्य में इनका प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या कहा बाबू? एक ही वाक्य में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। सिंपल एडवर्ब्स हम किन्हें कहते हैं बेटा? सिंपल एडवर्ब्स हम कहते हैं जिनका प्रयोग जब हम करते हैं तो किसी एक ही वाक्य में इनका प्रयोग करते हैं, इनका दूसरे और किसी वाक्य से लेना देना नहीं होता है। अब इसकी हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला इसमें टाइप हमारे सामने आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। सबसे पहला कौन सा है बेटा? नहीं, एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। यानी कि एक ऐसी एडवर्ब जो समय की हमें जानकारी दे। किसकी जानकारी दे? एडवर्ब एक ऐसी जो समय की हमें जानकारी दे, ठीक है ना। और समय की जानकारी के लिए हम सवाल किससे पूछेंगे? व्हेन से, ठीक है। तो व्हेन का आंसर क्या दे सकता है? नाउ, देन, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक, लास्ट ईयर। अगर आप अपनी तरफ से भी कुछ उदाहरण बनाकर देख सकते हैं तो जरूर बनाइएगा बच्चों, जरूर बनाइएगा, करेक्ट है? ओके। अब दो सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, चलो इन दो सेंटेंसेस को पहले आप ठीक ठाक लगा के दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, बाबू तीन सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखें, समझें और मुझे बताएंगे आपकी तरफ से कोई करेक्शन हो सकती है क्या। तो दोस्तों आप इस लिखे हुए सवाल की अगर बात कर रहे हैं तो देखो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, ये चीज जो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपके लिए बनाऊंगा ना, इनको मत भूल जाना, ये बहुत काम आएंगे बेटा। सबसे पहले किसी भी लिखे हुए वाक्य में हम एडवर्ब ऑफ टाइम को कहां रखने की कोशिश करते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम को मेरे बच्चों हम हमेशा कोशिश करते हैं वाक्य के अंत में रखने का काम करें, ठीक है भाई। कहां रखने का? वाक्य के अंत में। और कभी कभी हम लिखे हुए सेंटेंस की शुरुआत में भी एडवर्ब ऑफ टाइम को रख देते हैं, और ये हम रखते हैं तब जब हम किसी इंसान के सामने बोलचाल की वजह से, क्या कहा? बोलचाल की वजह से जब हम जोर डालने के लिए कहते हैं
ऐसा हम कब करते हैं, जब हम जोर डालने के लिए किसी के सामने वाक्य बोलते हैं तो जोर डालने के लिए हम एडवर्ब ऑफ टाइम को शुरुआत में भी कह देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने का हम काम करते हैं। पहले लिखे हुए शब्द को अगर हम ठीक कर देते हैं, मोहन लास्ट वीक हेल्प हर, आप कहेंगे सर मोहन सब्जेक्ट हेल्प हर हमारे सामने हो गई है, इस लिखे हुए लास्ट वीक की बात करेंगे तो हम सेंटेंस के आखिर में इसको लेकर जाएंगे। ठीक है दोस्त, यस्टरडे वाज हर बर्थडे, आप कहोगे सर यस्टरडे को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, एडवर्ब है ना, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन बनता है, तो यहां से इसको हटाकर इसकी जगह मैंने एक डमी सब्जेक्ट लगाया और इस यस्टरडे की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल आखिर में रख दी। बोलो हाँ, ठीक है। लेकिन अगले लिखे हुए सेंटेंस में कोई परेशानी है जी? तो अगले लिखे हुए सेंटेंस में कोई भी परेशानी क्यों नहीं है, क्योंकि आप कहोगे सर आई मेट हिम, है ना, ये तो नाम ठीक है। या तो एक तरीका क्या है कि इस टुडे को उठाकर आखिर में रख दो, लेकिन हो सकता है आप इसे शुरुआत में लिखकर जोर डालकर इस बात को कहना चाहते हैं, जोर डालकर इस बात को कहना चाहते हैं कि आज ही मिला हूं मैं उससे, ठीक है ना, जोर डालकर आप इस बात को बोल रहे हैं। ठीक है जी, कि आज ही तो उससे मैं मिला हूं, वो कहां गया है, आज ही तो सुबह से मिला हूं, तो आप ये नहीं कहेंगे आई मेट हिम टुडे, नहीं, आप कहेंगे टुडे आई मेट हिम। बट आपने नफीस भाई गाना सुना होगा टाइटैनिक मूवी का, एवरी नाइट इन माय ड्रीम्स आई सी यू आई फील यू दैट इज हाउ आई नो यू सो, याद आया? तो एवरी नाइट शुरुआत में कहने का क्या सेंस है कि दिन तो कट जाता है, लेकिन हर रात मुझे रोज सपने में तुम दिखते हो, मैं तुमसे बात करती हूँ, ओ हो, है ना, बात समझ रहे? तो रोमांटिक माहौल हो गया, करेक्ट हो गया भाई। तो इस सेंटेंस में छेड़खानी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा, चलो एडवर्ब के एक दूसरे टाइप से आपको मिलाता हूं जिसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान सूचक शब्दों की जो जानकारी देते हैं। ठीक है जी, करेक्ट है। ठीक है, हर बर्थडे वाज यस्टरडे, भाई आप बना सकते हैं अगर आप ये वाक्य कहते हैं हर बर्थडे वाज यस्टरडे, अगर आप ये कहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा मीनिंग को डैमेज कर रहे हैं। कैसे? आपने सब्जेक्ट की जगह हर बर्थडे लिख दिया, सब्जेक्ट अपने नाम में नाउन है, इस एक लिंकिंग वर्ब है, इस लिंकिंग वर्ब का इसके साथ अगर मैं बातचीत को जोड़ूंगा तो ये इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के बराबर हो गए। इसका मतलब जो कल था वो बर्थडे था, सर कल था जो बर्थडे था, ये तो कहना सेंसिबल नहीं होगा ना। आपको ग्रामर इसीलिए पढ़ाई जाती है कि आप जो कहना चाहते हैं किसी को, आप जो भी किसी को कहना चाहते हैं उसका अनर्थ ना हो, अगर उसका अनर्थ हो गया तो फिर आपकी बात में नॉनसेंस पैदा हो जाएगी बात। ठीक है, तो हर बर्थडे वाज यस्टरडे कहने की बजाय ज्यादा बेहतर क्या है, आप पहले लिख देंगे इट, ठीक है, उसके बाद लिख देंगे वाज, इसके बाद आप लिख देंगे हर बर्थडे और समय को बताने वाले इस यस्टरडे को चिपका देंगे आखिर में। ठीक है जी, अब यहाँ एक डमी सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब इक्विवेलेंट हो गया है किसके, हर बर्थडे के। अब करेक्ट हो गया। ठीक है, हर चीज के कायदे से पढ़ो, फायदे ही फायदे मिल जाते हैं। ठीक है बंदर, चले आगे बेटा, आ जाओ बेटा। हाँ जी, अब एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात मैं आपको समझाऊंगा। देखो मेरे बच्चों, जब एडवर्ब ऑफ प्लेस की हम बात करते हैं तो ये मुझे जानकारी देता है वेयर की। किसकी जानकारी देता है? वेयर की। अब वेयर की आंसर की जानकारी देने वाले बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे मैंने आपके सामने कहा है देयर, अप, डाउन, इन, आउट, इनसाइड, आउटसाइड, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। ये हमारे सारे के सारे कौन से शब्द हैं जो हमें समय की जानकारी देते हैं? क्या कहेंगे? ये सभी की सभी हमें प्लेस की जानकारी देते हैं। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? नो वेयर, और भी लिख लो बेटा, थोड़ा सा लिखो ध्यान से, नो वेयर, इनडोर्स, आउटडोर्स। ठीक है ना, ये सभी हमारी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं। ठीक है ना, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान हमें रखना है, किस चीज का हमें ध्यान रखना है? देखो बेटा, बड़ी प्यारी प्यारी बातें समझ में आएंगी, बहुत मजा आएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम हमेशा सेंटेंस के आखिर में रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चों? हम हमेशा सेंटेंस के आखिर में रखते हैं। ये तो होगी पहली बात। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर मैं खाली इंडोर लिखता हूं तो इंडोर अपने आप में एडजेक्टिव है, इसका मतलब इसके साथ मुझे नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, यही आउटडोर का माहौल है। अगर इंडोर या आउटडोर को बिना एस लगाए हम लिखते हैं तो ये अपने आप में एडजेक्टिव होते हैं, यानी कि इनके बाद हमें नाउन चाहिए। उदाहरण भी लिख दूं यहीं पर, जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा, क्या चीज? इंडोर गेम्स। गेम्स क्या है? नाउन। इंडोर क्या होगा? एडजेक्टिव। हाँ भाई, बात समझ आ गई है कि नहीं आ गई है? बताओ बताओ जरा ध्यान से बेटे, यहां तक की कुछ बात तुमको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, हाँ कि ना? तो इंडोर आउटडोर का थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। इसी तरह अपवर्ड और डाउनवर्ड को हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। करेक्ट है, फाइन। अब देखो सवाल क्या है, सवाल ये बनता है, आप लोगों के मन में ये सवाल बनता है कि सर हम लोगों ने तो इस इन को प्रेपोजिशन के नाम से समझा है, आखिर यहाँ ये क्या छेड़खानी है? थोड़ा सा इस बात पर गौर फरमाएंगे। प्रेपोजिशन बहुत ही प्यारा, अच्छा, सुंदर टॉपिक है, आप सभी लोग जानते हैं, है ना भाई? प्रेपोजिशन को हम लोग कहते हैं दोस्तों क्या चीज? रिलेटिंग वर्ड। क्या कहते हैं? रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग वर्ड का मतलब जो स्थान, समय, कारण, परिणाम, डायरेक्शन का संबंध बताए। ठीक है, रिलेटिंग का मतलब क्या है? संबंध बताए। किस चीज का संबंध बताता है? मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करेंगे। स्थान, समय, डायरेक्शन, रीजन, रिजल्ट। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ ना, इन सभी के रिलेशन को बताएं। तो आप कहेंगे सर जी जब रिलेट करने पर ये आता है तो इसकी खास बात ये हमें समझ में आती है कि किसी भी एक नाउन या प्रोनाउन को ये रिलेट करना शुरू करता है। ठीक है, किसके साथ? किसी वर्ब के साथ, किसी एडजेक्टिव के साथ, किसी नाउन के साथ या किसी प्रोनाउन के साथ। इस बारे में हमें बहुत सारी डिटेल्ड डिस्कशन एडवर्ब में पढ़ाई जाती है। ठीक है भाई, ओके बेटा। तो जब रिलेट करने पर ये आता है ना, तो रिलेट करने के लिए प्रेपोजिशन के सहारे इसे दो अलग अलग शब्दों के बीच में बैठकर उनको रिलेट करना सिखाता है। याद रखोगे इस बात को? ठीक है जी, बात समझ में आ गई बेटा? विशाल कह रहा है करियर विल ऐप बहुत देर में खुलता है, गुरुजी कोई उपाय बताओ। थोड़े चावल खाकर अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बैठ जाना, ठीक है, उससे मोबाइल फोन थोड़ा गर्म हो जाएगा और वह तुरंत उत्तेजित हो जाएगा। ठीक है मेरे पुत्र, अगले प्रश्न पर आ जाओ। ठीक है, अब इसके पीछे ना छोटी सी कहानी समझते हैं। मेरे बच्चों, दो वाक्य आपके सामने लिखे, बड़े प्यार से समझो बेटा। दो वाक्य आपके सामने लिखे हैं, इन दोनों के दोनों लिखे हुए वाक्य को बड़े ही प्यार से समझकर मुझे बंदर ये बताओ कि इन दोनों वाक्य में यहाँ इन क्या है, यहाँ इन क्या है? चलिए बताएं, ज्ञान दीजिए बेटा। सारे बच्चों की क्लास ठीक से चली विशाल? ठीक है, आप मस्ती कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए बाबू। चलिए, इसी में लिख लीजिएगा, होम भी एक एडवर्ब है, अब्रोड भी एक एडवर्ब है। ठीक है, याद रखिएगा। तो लिखे हुए पहले सवाल की मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चों, लिखा है शी एक प्रोनाउन है, केम अपने आप में एक वर्ब है, वह कहां आई, एक अकेला ही ये शब्द वेयर का आंसर दे रहा है। इसको हम किसी से रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो अगर रिलेट नहीं कर रहे तो ये अकेला जो बैठा हुआ है क्या है? एडवर्ब है। ठीक है ना? अब अगर मैं इसी की बात कर रहा हूं तो ये प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, इन अपने आप में प्रेपोजिशन है जो इस लिखे हुए रूम यानी कि नाउन को रिलेट कर रहा है और इसी नाउन की वजह से ये हमारे सामने आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। अगर दोस्त दूसरे सवाल की मैं बात करूं, अगर मैं दूसरे सवाल की बात करूं, मैं आपसे पूछूं शी केम वेयर,
अगर मैं दूसरे सवाल की बात आपसे पूछूं, शी केम वेयर, तो जब जैसे ही मैंने आपसे वेयर का आंसर पूछा बेटा, तो वेयर का आंसर देने के लिए आपने इन सभी शब्दों का प्रयोग किया। बात समझे भाई? बोलो हाँ। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछा शी केम वेयर, तो वेयर का आंसर देने के लिए आपने इन सभी शब्दों का प्रयोग किया। और मेरे बंदर, जब आपने इन सभी शब्दों से ही वेयर का आंसर तैयार किया, तो कई सारे शब्द आधा अधूरा अर्थ जब अपना तैयार करते हैं, तो ये अपने आप में एडवर्बियल फ्रेज का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? एडवर्बियल फ्रेज का काम करते हैं। बोलो हाँ। ठीक है जी। तो मेरे बच्चों, जो डेफिनेशन हम लोगों ने पीछे लिखी है आपके लिए, जो डेफिनेशन हम लोगों ने पीछे लिखी है आप लोगों के लिए, इस डेफिनेशन में एक छोटी सी कहानी बदलनी होगी हमें। एडवर्ब अपने आप में एक शब्द हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, और फ्रेज की जगह कभी कभी ये अपने आप में किसी एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस जुड़ सकता है। और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, जब किसी एक सेंटेंस के साथ कोई दूसरा सेंटेंस जुड़ता है, तो व्याकरण के आधार पर इन सेंटेंसेस को हम एक नाम से जानते हैं, और वो कौन सा नाम है भाई? क्लॉज। तो बेटा, एडवर्ब अपने में शब्द हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, या फिर मैं अगर आपको कहूं क्लॉज भी हो सकता है, तो कोई डरेगा तो नहीं? बोलो जरा प्यार से, कोई डरेगा तो नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से ही बताओ, बताओ बताओ। विवेक बेटा, आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, ये आपको कंपलसरी पढ़ना है, ठीक है ना? किताब में थियरी को ढूंढने की जरूरत नहीं है विवेक, किताब में आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस ढूंढने हैं। किताब में जो आप इंग्लिश एक्यूमेंट खरीदेंगे या खरीद ली है, उससे सिर्फ क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है भाई? उसके अलावा कुछ नहीं करना बाबू। ठीक है बेटा, तो चलो बात समझ आ गई भाई हमारे बंदरों को, करेक्ट हो गया? इजी। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस को भी हम सेंटेंस के आखिर में ही रखते हैं। अब भाई यहां से थोड़ा आगे चलने का वक्त आ गया है, चलिए कमंडल उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये है हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर, ये है हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब क्या होता है? मैनर का मतलब क्या होता है? ठीक है जी। अब एक बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं, बड़े ध्यान से सोचो, मैं अगर आपसे पूछूं भाई, मैं आप लोगों को कैसा पढ़ाता हूं, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, मैं आप लोगों को कैसा पढ़ाता हूं, तो जवाब दीजिएगा बेटा, ठीक है? आप जैसे ही कैसा का आंसर मुझे दे रहे हैं, तो कैसा का आंसर किससे मिलेगा बेटा? आप कहेंगे सर जी हाउ से बता रहे हो आप, है ना? हाउ से आंसर दे रहे हैं, तो हाउ का आंसर देने वाले कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? सर वेल, कुछ कहेंगे फास्ट, कुछ कहेंगे सर बहुत आराम से पढ़ाते हो, कुछ कहेंगे अरे गुरुजी कतई ब्यूटीफुली पढ़ाते हो। सर जी, जब आप पढ़ा रहे होते हैं ना, ब्राइटली पढ़ाते हो, है कि नहीं सर? ऐसा महसूस होता है कि हमारे दिल के अंदर एक रोशनी जग गई है गुरुदेव, है कि नहीं? है कि नहीं? तो ऐसे ऐसे शब्दों का आप यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है ना? अब मैं आप सभी के सामने कुछ एक सेंटेंस लिखूंगा, मेरे मन में आ रहा है, मैं मानूंगा नहीं, चाहे कोई मुझे रोके, पर मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कोई कुछ भी कर ले। मैं सवाल लिख रहा हूं, आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, बात खत्म। नहीं तो सेंटेंस लिख रहा हूं। राजदीप पांडे, बेटा फिजूल कमेंट करके क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को? गलत बात है। चलिए, राजदीप पांडे बेटा, आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, और फिजूल कमेंट करके आप मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, ये बात अच्छी नहीं लगती बेटा। बेटा विशाल, मैं कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है? बाकी सभी बच्चों की क्लास चल रही है, आपकी नहीं चल रही है, अपने फोन को बंद करके दोबारा से स्टार्ट कर लीजिए। राजदीप बेटा, क्लास को ध्यान से पढ़ने की आदत डालो बेटा, ठीक है? 50 कमेंट करके हाय 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 लिखने से बेटा जिंदगी हाय हाय बन जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना? समझने की बजाय कमेंट करते रहोगे तो क्या समझ में आएगा? चलिए भाई, सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन को बनाकर देखेंगे फटाफट से। बनाइए बनाइए।
बेटा देखो, इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो इन सभी सेंटेंसेस के पीछे कुछ नियम आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला नियम हमें क्या कहता है? सबसे पहला हमें नियम ये कहता है कि अगर हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो यानी कि जिसके अंदर हमें सब्जेक्ट देखने को मिले, वर्ब देखने को मिले, उसका ऑब्जेक्ट देखने को मिले, तो ऐसे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एडवर्ब्स की जब अरेंजमेंट हमें देखनी है तो पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस और उसके बाद हम टाइम को सीक्वेंस वाइज लिखते हैं और इसी फॉर्मूला को हम कहते हैं एमपीटी। क्या कहा? इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं क्या चीज? एमपीटी, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और उसके बाद हमने क्या कहा? टाइम। ये तीन सीक्वेंस हमारे सामने आती है। फाइन। अब भाई अगर खाली एडवर्ब ऑफ मैनर की हम बात करते हैं, अगर खाली एडवर्ब ऑफ मैनर की हम बात करते हैं तो किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद खाली अगर एडवर्ब की हम बात करते हैं तो एक बात आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्ट अगर हमारे सामने कोई वर्ड है या कोई फ्रेज है तो हम इसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर को टिका देते हैं। ठीक है भाई, है ना? लेकिन अगर हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर की बात हम करें और इसके बाद अगर हमें कोई भी वर्ब लिखे हुए बाद कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अपने आप में कई सारे शब्दों का मिलन है, बहुत बड़ा अपने में ऑब्जेक्ट है, हो सकता है इसकी जगह कोई क्लॉज ही हमें देखने को मिल जाए, तो एडवर्ब ऑफ मैनर को हम इस वर्ब के नजदीक लाकर बिठा देते हैं ताकि ये इसका अर्थ स्पष्ट रूप से समझा सके। करेक्ट है? बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है बेटा, ये हो गई हमारे सामने दूसरी बात। ठीक है भाई, अब अगर हम इसी बात से थोड़ा और आगे लेकर चलने की कोशिश करें तो बेटा हमें कुछ बातें और भी याद रखनी है, हमें कुछ और भी बातें याद रखनी है और वो बातें मैं आप लोगों को अलग पेन से लिखकर दिखाऊंगा। ठीक है, अलग बातें क्या हमें ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात तो ये जो प्रेपोजिशन नाम की चीज है हम यूज करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले ही। ठीक है जी, ये तो आपको याद रखना है, प्रेपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले ही हम यूज करते हैं। तो इसी को अगर उलटकर हम ध्यान से देखें तो प्रेपोजिशन हम कभी भी किसी एडवर्ब से पहले यूज नहीं करते हैं। करेक्ट है? उदाहरण के लिए मैं आपको याद दिला देता हूं, जैसे अगर मैं आपको कहता हूं शी केम टू हियर, तो क्या गड़बड़ हो गई? आपको सर शी केम के बाद ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। बात समझिए बेटा? हाँ कि ना? अब प्लेस से संबंधित एक नियम और आपको यहीं पर ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारे प्यारे प्यारे नियम है, अच्छे से रिवाइज करना है, पढ़ना है। अगर हमारे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हमें कोई भी सब्जेक्ट और इसके बाद देखने को मिलती है क्या? वर्ब ऑफ मूवमेंट। क्या लिखा है देखो जरा ध्यान से, वर्ब ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? कहीं जाना या कहीं पर आना। क्या बोला मैंने? कहीं पर जाना या कहीं पर आना। तो इस आने या जाने वाली जो वर्ब के परिवार की हम बात करेंगे, तो आने या जाने की वर्ब की परिवार की, जैसे मैंने कहा गो, कम, मैंने कहा रीच, मैंने कहा अराइव, मैंने आपको कहा भाई ट्रैक, मैंने कहा कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है प्रतिदिन कहीं आना जाना। ठीक है, मैंने कहा ट्रेवल। ठीक है, तो ऐसी जो भी हमारे पास आने जाने वाली वर्ब हमें देखने को मिलती है, तो ऐसी वर्ब के साथ हम सबसे पहले बताएंगे कि जा आ कहां रहे हो। तो सबसे पहले, क्योंकि ये सारी वर्ब इंट्रांजिटिव होती हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें हमेशा क्या लिखना होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब के ठीक बाद हमें क्या चाहिए? आप कहेंगे सर इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें प्लेस चाहिए और उसके बाद मैनर और उसके बाद टाइम का हम जिक्र करेंगे। ठीक है, फाइन। एक बार इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखने का काम करेंगे। ठीक है, एक बार इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखने का काम करेंगे। एक सवाल मेरे मन में पता नहीं क्यों आ रहा है, ना जाने क्यों। ठीक है ना, जैसे मैंने आपके सामने कहा इस सेंटेंस में बता दो क्या गलती होगी बेटा? राजदीप पांडे बेटा पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप कभी कुछ लिख रहे हो। अभी आप लिख रहे हैं सर आपसे मैं गुस्सा हूं, आपने मुझे डाटा, आपने मुझे डाटा। बेटा मैं आपको क्लास से हटा दूंगा और ये आपके लिए आखिरी वार्निंग है। आपको पहले दिन से एक बात मैं समझा रहा हूं बेटा, हर दिन की क्लास रिवाइज करो, हर दिन की क्लास को पढ़ो। जब पढ़ोगे सारी चीजों को तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे। नहीं करोगे हरकतें ऐसी, ठीक है ना बेटा? और ये हरकतें करोगे मैं आपको क्लास से भगा दूंगा बेटा। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता वो बच्चा जो पढ़ाई के टाइम पे फिजूल बातों पे दिमाग लगाता है। ये आपके लिए आखिरी वार्निंग है। आई डोंट वांट एनी कमेंट फ्रॉम यू। ठीक है बेटा, पढ़ना है सीरियस होकर, आपका स्वागत है। नहीं पढ़ना है छुट्टी करके आराम करो बेटा। ठीक है, इतने प्यार से हर चीज को समझाकर पढ़ाया जा रहा है फिर भी नहीं पढ़ रहे हो और उसके बाद बातें कर रहे हो बेटा, अच्छा नहीं लगता। अब कोई कमेंट नहीं करेंगे बेटे प्लीज आप। ठीक है, आप कहेंगे सर राज हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारे सामने ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इसका लिखा हुआ अपना ऑब्जेक्ट है ना? करेक्ट है। अगर मैं इस एवरी इवनिंग की बात करता हूं तो ये दोनों के दोनों शब्द मिलकर एक फ्रेज का काम करके मुझे व्हेन का आंसर दे रहे हैं, यानी कि ये अपने आप में एक एडवर्ब का काम कर रहे हैं। तो एडवर्ब से पहले हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। करेक्ट है। अब यहां मुझे दो बातें और बताने का मन पता नहीं क्यों कर रहा है, आप लोगों से प्यार ही कुछ ऐसा हो गया है। अगर एवरी डे को इकट्ठा मिला दें तो ये शब्द अपने आप में एडजेक्टिव होता है, यानी कि इसके साथ हम लोगों को नाउन लिखा हुआ चाहिए। अगर एवरी और डे को हम दोनों को अलग अलग लिख देते हैं तो डे अपने आप में नाउन है, एवरी इससे पहले आया एक एडजेक्टिव है। दोनों जब ये अलग होते हैं तब ये एडवर्ब बनते हैं। इन दोनों को समझने का काम करेंगे। ठीक है ना? अरे हाँ ना, जैसे आपने कहा आई कंप्लीट माई एवरीडे वर्क, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं अपना पूरा करता हूं। आई कंप्लीट, इस कंप्लीट का ऑब्जेक्ट ये नाउन है। कौन सा काम? जो प्रतिदिन, यानी कि इसकी हिंदी अगर हम निकालें तो दैनिक, नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव। ये माई भी किसके लिए? वर्क के लिए यूज किया जाने वाला एडजेक्टिव। करेक्ट है? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? इजी हो गया। अब भाई अगर एवरी और डे को अलग अलग कर दे, मैं आपके सामने इसके लिए भी वाक्य लिखता हूं, आई कंप्लीट माई वर्क एवरी अलग डे अलग। तो अब इसका देखो कैसे काम करेगा बेटा। आई सब्जेक्ट हो गया, कंप्लीट अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है। देखो ध्यान से फिर से समझना, आई सब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये वर्क इसका नाउन जो कि एक ऑब्जेक्ट है, से पहले आया ये एक एडजेक्टिव है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब अगर मैं आपसे पूछता हूं एवरी और डे दोनों अलग अलग शब्द हैं, इकट्ठे मिलकर मुझे व्हेन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है, और इन दोनों को अलग अलग करते हैं तो इनका अर्थ निकल कर आता है प्रतिदिन। ठीक है, यानी कि कायदे से ये क्या बन गया? एडवर्ब। याद रहेगी ये बात आप लोगों को? ये जो एवरी डे को अलग कर दिया एडवर्ब है, इकट्ठे मिला दिया एडजेक्टिव है। यही एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, समझ आ रहा है? ओके, ये सभी शब्दों के साथ यही नियम लागू है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया? मैं उम्मीद करता हूं बाबू ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब आओ भाई अपने इन क्वेश्चंस को ठीक करने पर। अब आओ बेटा इन क्वेश्चंस को ठीक करने पर धीरे धीरे मेरे साथ इनको सीखने की कोशिश करेंगे। शी एट वंस सॉ मी यस्टरडे इन द मार्केट। सबसे पहले बेसिक सेंटेंस, शी सॉ मी, ये हमारा बेसिक सेंटेंस है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं एट वंस की, तो एट वंस का मतलब क्या हुआ? एकदम से। अरे भाई कैसे देखा? एकदम से देखा। यस्टरडे हमें टाइम की जानकारी दे रहा है, इन द मार्केट हमें प्लेस की जानकारी दे रहा है। अरे हाँ ना, तो भाई हम क्या करेंगे सर? इसको उठाकर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस एट वंस को उठाकर यहां रखेंगे, उसके बाद इस यस्टरडे को और इन द मार्केट, इन दोनों की प्लेस बदल देंगे। पहले इन द मार्केट और यस्टरडे बाद में लिख देंगे। शी सॉ मी एट वंस यस्टरडे इन द मार्केट। बात खत्म। करेक्ट है बेटा?
अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आज बेटा क्या लिखा है, किरण स्लोली सोल्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑन द एनुअल डे इन द क्विज। सवाल बहुत प्यारा है, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। किरण सोल्ड ऑल द क्वेश्चंस, ये हमारे सामने सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट इसकी वर्ब और इसी वर्ब का ये हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। स्लोली की अगर बात करते हैं, कैसे हल किया, आपने कहा स्लोली, मैनर है। ऑन द एनुअल डे, टाइम की बात कर रहा है। इन द क्विज, कहां पर हल किए उसने क्वेश्चंस, आप कहां का जवाब हमें प्लेस दे रहा है ना बेटा। तो आंसर बनाने का क्या तरीका है, आंसर बनाने का तरीका ये है सर, या तो हम इस लिखे हुए स्लोली को यहीं पर छोड़ दें, इस स्लोली को यहीं छोड़ दें, या फिर चाहे तो इस लिखे हुए स्लोली को क्वेश्चंस के बाद हम लिख सकते हैं। बस ये तो हमें करना ही पड़ेगा, पहले इन द क्विज और उसके बाद ऑन द एनुअल डे हमें ठीक करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आ गई बेटा। अभी भाई पूछ रहा दैनिक और प्रतिदिन में क्या डिफरेंस है। चलो बेटा हिंदी पढ़ानी शुरू करता हूं। दैनिक विचार, प्रतिदिन विचार बोल सकते हैं इसको। मैं वहां प्रतिदिन जाता हूं, क्या मैं इसको कह सकता हूं मैं वहां दैनिक जा सकता हूं। बेटा हिंदी मत पढ़ो मेरे से, इंग्लिश पढ़ लो, आपके काम आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को बनाकर दिखाएं, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाकर दिखाएं। हिंदी मत पढ़ो बेटा मेरे से, इंग्लिश पढ़ते हुए अच्छे लग रहे हो आप। चलिए भाई फटाफट से दिमाग लगाने का काम करते हैं। ब्यूटीफुली शी sang a song, ये बेसिक सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट, उसने गाना गाया, ठीक है। ब्यूटीफुली मैनर का आंसर दे रहा है, उठाएंगे इसको कहीं और रखेंगे। इन द इवनिंग, टाइम का आंसर दे रहा है। एट 7 PM, ये भी टाइम का आंसर दे रहा है। एट माई हाउस, ये प्लेस का आंसर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ एक नई कहानी छिड़ गई है, टाइम को बताने वाले दो शब्द हैं, टाइम को बताने वाले दो शब्द हैं। तो हम लोग ये चीज नाउन से ही अच्छे से पढ़कर आए हैं कि अगर हमारे सामने, मेरे बच्चों, अगर हमारे सामने एक ही एडवर्ब के एक से ज्यादा टाइप हमें अगर देखने को मिल जाए, तो हम छोटे का जिक्र पहले करते हैं और बड़े का जिक्र बाद में करते हैं। यानी कि छोटे टाइम का जिक्र पहले, छोटे प्लेस का जिक्र पहले, बड़े टाइम का, बड़े प्लेस का जिक्र बाद में कर देंगे। वेरी सिंपल है ना। तो बेटा जी आंसर बन जाएंगे सारे हमारे शिकारियों से। तो हम क्या करेंगे, शी sang a song, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्यूटीफुली, अच्छे से उसने गाया। सर उसके बाद प्लेस कौन सा बताया, एट माई हाउस, और उसके बाद आपने छोटा समय 7 बजे, क्योंकि शाम बड़ी है। तो करेक्ट आंसर क्या बना, शी sang a song beautifully at my house at 7 PM in the evening, ठीक है। हालांकि ये सवाल अपने आप में सुपरफ्लुअस क्वेश्चन भी बन जाता है। क्यों बन जाता है सुपरफ्लुअस क्वेश्चन, इसलिए भी बन जाता है कि 7 PM लिखा है तो पीएम का मतलब भी पोस्ट मेरिडियम होता है, तो हमें इसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, ये अपने आप में सुपरफ्लुअस हो गया है। करेक्ट है भाई, ठीक है बेटा, ये अपने आप में सुपरफ्लुअस हो गया है। ओके चलिए भाई अब थोड़ी सी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। आज मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों क्या लिखा हुआ है, दे सडनली वेंट एट 5 AM लास्ट वीक। तो यहाँ पर वेंट क्या है, वर्ब्स ऑफ मूवमेंट है, आने या जाने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले ये बताना है कि दे वेंट, वो कहाँ आएंगे जाएंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस को सबसे पहले हम रखेंगे, होम रख दिया। इसके बाद हमें प्लेस के बाद क्या लिखना है, मैनर, ये मैनर हो गया हमारे सामने, सडनली मैनर का आंसर देता है बेटा। इसके बाद हमें छोटा टाइम ये रहा, बड़ा टाइम ये रहा, तो इसका मतलब नंबर 3 और 4 पर ये पहले से ही सही है। तो करेक्ट सेंटेंस कैसे पढ़ेंगे आप लोग, करेक्ट आंसर कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे दे वेंट होम सडनली, और उसके बाद क्या लिखेंगे, एट 5 AM लास्ट वीक, खत्म। अगले सवाल पर आ जाओ। शी नाइसली पेंटेड द फ्रेम इन हर हाउस इन द लिविंग रूम यस्टरडे। उसने क्या पेंट किया, सर ये तो हमारे सामने ट्रांजिटिव आंसर दे गया है ना। अब इसके बाद हमें एडवर्ब ऑफ मैनर लिखना है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर को आप चाहो तो इस वर्ब से पहले लिखना छोड़ सकते हो, चाहे आपकी चॉइस है, इसको दिक्कत नहीं है ना। अब इधर आ जाओ बेटा, एडवर्ब ऑफ टाइम पहले से ही आखिर में लिखा है, छोड़ दिया हमने। घर बड़ा, लिविंग रूम छोटा, तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों के दोनों प्लेस की अरेंजमेंट आगे पीछे कर दो, छोटे का जिक्र पहले, बड़े का जिक्र बाद में, क्वेश्चन खत्म। भाई विशाल पढ़ाने दो ना यार, पढ़ लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पर दिमाग लगा दो बेटा। दे क्विकली केम इन द इवनिंग आफ्टर द मील टू द ग्राउंड। इसका सही जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए। चलिए बेटा, तो आप इस लिखे हुए सवाल पर अगर हम काम करेंगे तो शी दे सॉरी दे केम अपने नाम में इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। अब कहां आए हैं, पहले आपको जगह का नाम बताना पड़ेगा। तो टू द ग्राउंड हमें प्लेस का आंसर दे रहा है, सबसे पहले इसी को हम टिकाएंगे, ठीक है। सबसे पहले वो कहां आए, स्थान में आए, ग्राउंड में आए। इसके बाद हमें बताना है उसकी मैनर। तो भाई मैनर को आप चाहो तो वर्ब से पहले भी लिख सकते हो, इसमें कोई एतराज नहीं करना है। अब हमारे सामने ये भी समय दे रहा है, टाइम दे रहा है, ये भी हमें आफ्टर द मील, कब आए, खाना खाने के बाद आए। तो दोनों टाइम की बात करें, छोटा समय कौन सा है सर, इवनिंग तो 3-4 घंटे की होती है, खाना खाया उन्होंने आधा घंटे में, 1 घंटे में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, तो पहले छोटा स्थान आएगा है कि नहीं, और उसके बाद बड़ा स्थान आएगा। दैट्स इट, करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया बेटा। तो ये वाली कहानी होगी हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर की। यहां तक की बात अच्छे से समझ में आ गई बेटा, कोई दिक्कत किसी भाई को, मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई और यहां पर कोई दिक्कत भी आपको नहीं मिलेगी, करेक्ट है। ओके चलिए भाई, इसी को लेकर ये जो मैंने आप लोगों को 5-6 पॉइंट्स बताए हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन पॉइंट्स के बेसिस पर कभी-कभी सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस बन जाते हैं। जो बच्चा एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहा है, आप में से जो भी बच्चा एनडीए सीडीएस वगैरह की तैयारी कर रहा है, तो एनडीए सीडीएस की तैयारी के दौरान आपसे ये सवाल जरूर पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कि एडवर्ब की अरेंजमेंट कहां कौन सी किस तरफ लिखी जानी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप ये गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। एसएससी के क्वेश्चंस में तो इससे एरर भी पूछे जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी पूछे जाते हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपसे जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्त। तो ये गलती आप अब नहीं करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है भाई। थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक अगली एडवर्ब के टाइप से मैं आपको मिलाता हूं। एडवर्ब ऑफ मैनर अभी हमने पढ़ा ना, आ जाओ बेटा नंबर 4 पर आ जाओ बेटा। इसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कौन सा काम आप कितनी बार करते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बंदर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कौन सा काम आप कितनी बार करते हैं, ठीक है ना। कौन से काम को करने की क्या बारंबारता है, बारम बिंदी गलत होगी, बारंबारता, ठीक है ना। यानी कि कौन सा काम आप कितनी बार करते हैं,
काम को करने की जब भी हम फ्रीक्वेंसी बताने की कोशिश करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को बच्चों दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। दो हिस्सों में कैसे बांट दिया जाता है? देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है कि जो अपने आप में डेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब है इसके काम के होने का हमें निश्चित अंदाजा है कि यह कब कब होता है, और इसी का एक दूसरा हमें देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं इनडेफिनेट, यानी कि होता तो है ये काम लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसका निर्धारण कैसे होता है, हमें ये नहीं पता। आप कहोगे सर जी इसका भी फर्क होता है? मैं कहूंगा बिल्कुल भाई, इसका भी फर्क होता है। इसका फर्क ये होता है दोस्त, इसका फर्क ये होता है कि अगर हम निश्चित की बात करते हैं तो निश्चित का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने आपके सामने भी थोड़ी देर पहले एवरी डे बताया था, ये फ्रीक्वेंसी बताता है बेटा, ठीक है ना। मैं एवरी डे, एवरी मंथ, ठीक है जी, ये सारे के सारे जो हमारे शब्द है ना, ठीक है, वीकली, डेली एक्सेट्रा, ये हमारे सामने क्या है? ये हमारे सामने निश्चित है कि एक सप्ताह खत्म होते ही ये काम होगा, एक महीना खत्म होते ही ये काम होगा। समझ आ रहा है? ठीक है ना। ठीक है भाई, ये सारे के सारे निश्चित समय अवधि की जानकारी हमें देते हैं, ठीक है ना। और निश्चित समय अवधि की अगर हम बात करेंगे ना बेटे, तो निश्चित समय अवधि को हम हमेशा सेंटेंस के एंड में रखने का काम करेंगे, ठीक है भाई। उदाहरण समझ लो साथ साथ, ठीक है ना। जैसे मैंने आपके सामने कहा शी कम्स हियर एवरी वीक, अब समझ आ गया इनका गैप क्यों छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपके सामने कहूं करण गोज फॉर अ वॉक डेली, ठीक है दोस्त, फाइन। अब मेरे भाई यहीं से थोड़ा दूर निकलते हैं तो इंडेफिनेट परिवार भी इंतजार कर रहा है, ठीक है। इंडेफिनेट हम किसे कहते हैं? जो अपने आप में कैसा है? आप कहेंगे अनिश्चित है। कैसा है? अनिश्चित है। अनिश्चित होने का मतलब जिसका निश्चित कोई समय तारीख वक्त नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिख कर दिखाओ, थोड़ा थोड़ा लिख कर दिखाओ, चलो चलो चलो, शाबाश। समटाइम्स, ठीक है। और भाई इसी का और दूसरा भी परिवार है, नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली एक्सेट्रा। अब थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, इनकी भी अपनी एक कैटेगरी है। ये सारे के सारे हैं पॉजिटिव, ठीक है, और ये है अपने आप में सारे के सारे नेगेटिव। और जब इनका प्रयोग किया जाता है तो ये सारे जब नेगेटिव हैं तो याद रखना इन सभी के साथ हम लोग कभी भी वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। इन सभी के साथ हम वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं करते, ठीक है जी। और बेटा जो अनिश्चित है ना, जो अनिश्चित है, ऐसे लिखे हुए अनिश्चित की हम अरेंजमेंट हमेशा वर्ब से पहले रखते हैं। इनकी व्यवस्था हम कहाँ रखते हैं? हमेशा वर्ब से पहले रखते हैं। व्यवस्था कहाँ रखेंगे? इसको हम हमेशा वर्ब से पहले रखेंगे, ठीक है। ओके, चलो अब थोड़े से सवाल दे देता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा इसी बहाने। शाबाश। चलो बेटा 5 सवाल लिखे हैं, थोड़ा सा बना के दिखाओ। एरर में भी आता है, इंप्रूवमेंट में भी आता है, एरर में भी आता है, इंप्रूवर में भी आता है, घर पर भी आता है, घर से बाहर भी आता है, ये ससुरा सब जगह आता है भाई। चलो बेटे पहले सेंटेंस का आंसर बनाते हैं। शी सेल्डम डज नॉट गो देयर। सेल्डम खुद में ही नेगेटिव है, नोट को हटाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग सब कुछ हटा के सिर्फ हम गो को ही क्या लिख देंगे? शी सेल्डम गोज देयर। इसका मतलब न के बराबर जाती है। अगर 50 बार बुलाया जाए तब मुश्किल से 2-3 बार जाती है, नहीं तो नहीं जाती है, ठीक है ना। ऑलवेज आई नोटिस, सर ऑलवेज की अरेंजमेंट क्या है? इंडेफिनिट है, तो वर्ब के नजदीक यहां तो क्या कहेंगे? आई ऑलवेज नोटिस हिज कमेंट्स, करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं। राज हैज नॉट रियली ईटन एनीथिंग। अब आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहां पर एक बात मैं आपको और बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप बेशक माने या ना माने, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है तो इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी को, मैंने क्या कहा? इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी को, देखो भैया इंडेफिनिट डेफिनिट की कैटेगरी में इंडेफिनिट का परिवार आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो जो हमारी इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी है वो हमारी मेन वर्ब से पहले हम टिका देते हैं, करेक्ट है। अब ऐसे मामले में हमें कभी कभी बी की कोई भी फॉर्म देखने को मिलती है, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है ना। तो ऐसे मामले में इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी हम इसके बाद लिख देते हैं, ठीक है ना। अरे है ना। चलिए मान लीजिए एक बार थोड़ी सी बात कहता हूं, मैंने क्या कहा आपके सामने? अकबर वाज यूजुअली पोलाइट। इसका मतलब अकबर सामान्यतः नर्म होता था, ठीक है बेटा। अब भाई इसी से एक और बात हमें समझनी है। क्या समझनी है? अगर हमारे सामने लिखा हुआ मिल जाता है हैव टू, हैज टू, यूज्ड टू, या ऐसी वर्ब जिनके साथ हम लोगों को टू देखने को मिलता है, तो हम इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी को इनसे पहले टिका देते हैं, ठीक है बेटा। ओके बेटा, इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी को इनसे पहले हम टिका देते हैं। ये अरेंजमेंट के बहुत सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपके सामने कहता हूं आई, बेटे इस सेंटेंस में आप क्या करेंगे बताओ जरा? आप इस लिखे हुए सेंटेंस में करेंगे तो कुछ नहीं, पर क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर इस लिखे हुए सेंटेंस में बस अरेंजमेंट पर हमें ध्यान देना है, हमें ऑलवेज को पहले लिखना है, हैव और टू के बीच कुछ भी नहीं, और टू और वी1 के बीच कुछ भी नहीं। तो क्या कहेंगे? आई ऑलवेज हैव टू, और उसके बाद आगे का पूरा वाक्य, ठीक है बेटा। ओके गाइज, ओके गाइज, तो थोड़ा इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ओके बेटे। अब इन क्वेश्चन के आंसर्स बना लेते हैं।
राज हैज नॉट रियली ईटन एनीथिंग, तो कहोगे सर रियली लिखा ही है, हटाओ इसको। आई ऑलवेज एम हैप्पी, सर एम पहले लिखो, ऑलवेज बाद में लिख दो आखिरी सेंटेंस। यू हैव नेवर टू कॉल, सर नेवर की अरेंजमेंट यहां नहीं, इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी को हम तो क्या कहेंगे, यू नेवर हैव टू कॉल योर एनिमीज, आपको अपने दुश्मनों को कभी बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, ओके भाई। अच्छा डेफिनेट में तो कोई दिक्कत है नहीं, डेफिनेट तो पहले लास्ट में बैठा हुआ जाके, तो इसको कहीं किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है आज पहले यहाँ तक की प्यारी प्यारी बातों को पढ़कर आप लोग आएंगे, आपको अच्छा लगेगा। फाइन, पहले यहाँ तक की सारी बातों को आज पहले अच्छे से पढ़कर आइएगा बच्चों, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, मेहनत करेंगे दिल से जान से। ठीक है बच्चे, तो आज पहले यहाँ तक की बातों को ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है बेटा, सबको पढ़ के आना बेटा, जो नहीं पढ़ के आएगा तो ध्यान रखना सपने में चुड़ैल आएगी, उठा के ले जाएगी। ठीक है, आज मैं थोड़ा ज्यादा कराना चाह रहा था, लेकिन हालात थोड़े से ऐसे हैं कि बहुत कुछ पढ़ना है ध्यान से, तो मुझे लगेगा कि फिर घबराहट ज्यादा हो जाएगी, तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है ना, हाँ, नहीं तो फिर सारे बच्चे मुझे डांटेंगे बाद में, कहते गुरुजी आपने हमें इतना सारा काम दे दिया, कैसे पढ़ेंगे हम? पढ़ेंगे, सारे बंदर पढ़ेंगे भाई, सिलेक्शन जिनको लेना उनको पढ़ना है, और जिनको सिलेक्शन नहीं लेना वो शिकायतों से ही भरे रहेंगे और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, मस्त रहने का, टेंशन फ्री रहने का। बाय, लव यू, लॉट्स ऑफ लव।